नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री का आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, दुनिया को पता है कि कौन दे रहा है आतंकवाद को श्रेय। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने तेज किया आंदोलन। कई राजमार्गों को किया बाधित। दूसरे दौर की बातचीत को लेकर असमंजस। केंद्र सरकार को जल्द मामला सुलझने का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। ओपन कैबिनेट में केजरीवाल सरकार पेश करेगी 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा। बिहार के 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। नेपाल में भूस्खलन से काली गंडक में बनी कृत्रिम झील। किसी भी हालात से निपटने को तैयार प्रशासन। देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी और लू की चपेट में। अब तक 432 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद गृह मंत्री का यह बयान आया है। इस बीच भारत दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी जैसे वांटेड आतंकियों की संपत्ति जब्त करने के लिए पाकिस्तान से मांग करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सीधी नसीहत दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। दरअसल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक साक्षात्कार में आतंकवाद के मसले पर कांटे से कांटा निकालने का बयान दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने इस पर ऐतराज जताया था। आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कौन है? और बराबर हम लोगों ने पाकिस्तान से ये अपील की है कि आतंकवाद को रोकने में वो पूरी तरह से मदद करें, क्योंकि आज पाकिस्तान को भी उसी आतंकवाद के संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस बीच भारत दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकियों की सूची को आधार बनाकर इन तीनों की पाकिस्तान में मौजूद संपत्ति को जब्त करने की मांग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार का 1 साल कल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुट गए हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव में रैली करने वाले हैं। ब्रजभूमि से नरेंद्र मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। जन कल्याण सभा के नाम से हो रही रैली के लिए दीनदयाल धाम पूरी तरह से सज गया है और मंच की सजावट का काम अंतिम चरण में है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आसपास 3 चक्र का सुरक्षा घेरा रहेगा और चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद रहेंगे। पार्टी ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जन कल्याण पर्व नाम से 1 हफ्ते तक अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इसके जरिए देश भर में सरकार की वो योजनाएं प्रचारित की जाएंगी जिनसे जनता को फायदा हुआ है। एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जहां सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष मोदी सरकार को नाकाम बताने में जुटा है। सरकार पर सबसे ज्यादा हमले तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने रविवार को मोदी सरकार पर चौतरफा हमले किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में लगातार देश की छवि खराब कर रहे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर फिर से सवाल खड़े किए और पूछा कि समझौते से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर क्यों रखा गया। आनंद शर्मा ने सरकार पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। पर 1 साल की इनकी कहानी वायदा खिलाफी की कहानी है, खोखले दावों की कहानी है, बड़ बोलेपन की कहानी है और देश की अर्थव्यवस्था, देश की स्थिति, आम आदमी के हालात सुधरने की जगह बदतर हुए हैं। कानपुर में कांग्रेस ने एनडीए सरकार की नाकामियों पर एक बुकलेट जारी की, तो मुंबई में केंद्र की एनडीए सरकार पर आलोचना की कमान कपिल सिब्बल ने संभाली। वहीं कोलकाता में जयराम रमेश ने मौजूदा सरकार को एक व्यक्ति की सरकार बताते हुए सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया।
उन्होंने यूपीए सरकार की नीतियों का अनुसरण करने और कई मुद्दों पर रुख से पलटने के लिए मोदी सरकार की खिंचाई भी की। He opposed GST when he was Chief Minister of Gujarat. Today, he has become the biggest champion of GST. 1 year ago, 3 years ago, as Chief Minister, he opposed Indo-US nuclear agreement. Today, Mr. Modi is supporting the Indo-US nuclear agreement. उनका जो स्लोगन रहा, साल एक काम अनेक, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि साल एक और बातें अनेक। हमने काम तो देखे नहीं, हवाबाजी जरूर देखी। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान बढ़ा है। वहीं बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीते 1 साल के एनडीए शासन के दौरान चौतरफा विकास का दावा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाया है। भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। पॉलिसी पैरालिसिस समाप्त हो गया है, फैसले फटाफट लिए जा रहे हैं, विकास दर बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, देश जकड़न से मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले सरकार की पीठ थपथपाई है। हालांकि संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में सरकार को सचेत करते हुए ये भी कहा गया कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओपन कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। जन संवाद नाम के इस कार्यक्रम के जरिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर जनता से किए वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल से जुड़ी केंद्र सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे संघीय व्यवस्था का उल्लंघन बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनता के बीच कैबिनेट बैठक करेंगे। जनसंवाद का ये कार्यक्रम सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर होगा। केजरीवाल सरकार के कामकाज का ब्यौरा देने के साथ साथ भावी योजनाओं की चर्चा भी करेंगे। दिल्ली सरकार ने 100 दिन में जनता के वादों को पूरा करने का दावा भी किया कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में रिश्वत बंद हो गई है, कम हो गई है, ये लोग कहने लगे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि ये है कि जब कहीं मोहल्ले में जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो बिजली के दाम कम हो गए साहब, बहुत बढ़िया हो गया, पानी आने लगा, बहुत बढ़िया हो गया। अब दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा। और पूर्ण राज्य तो शब्द है। दिल्ली में आप दिल्ली की सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग तक तो छीनना चाहते हैं। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी है। ऐसे में 100 दिन के दौरान जनता के मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। ये सरकार को जो काम करने चाहिए थे वो सारे के सारे जनता के मुद्दे आज हाशिए पर है कि 100 दिन में सरकार का आकलन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप ऐसे दावे कर रहे हैं, आप अपनी तुलना करते हैं केंद्र सरकार के साथ, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से विफल सरकार है। ये उनको एक मैंडेट मिला था, उनको काम करना चाहिए, लोगों की समस्याएं भरपूर हैं। मुझे नहीं लगता कि एक दिशा में एक कदम भी ऐसा उठा हो जिससे लोगों को फायदा हुआ। इस साल 14 फरवरी को केजरीवाल सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। दिल्ली सरकार के 100 दिन के इस अल्पकालिक कार्यकाल में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों की लड़ाई समेत कई मुद्दे और विवाद भी उठे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 5वीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने 1800 करोड़ रुपए की विकास और कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 201 अम्मा कैंटीन खोले जाने समेत 5 बड़ी योजनाएं शामिल हैं। 201 अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसका मकसद सब्सिडी दर पर गरीबों को भोजन मुहैया कराना था। मुख्यमंत्री ने गरीबों को आवास और पेयजल के लिए आरओ संयंत्र मुहैया कराने संबंधित योजनाओं को भी मंजूरी दी। दूसरी योजनाओं में सड़कों में सुधार और पेयजल सुविधा, साथ ही महिला मुखिया वाले जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना शामिल है। मुख्यमंत्री जयललिता ने शहरी स्थानीय निकायों में 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों को बेहतर करने का आदेश दिया है। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। राजस्थान सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद गुर्जरों ने आंदोलन तेज कर दिया। इन लोगों ने राज्य के कई इलाकों में राजमार्गों पर यातायात रोक दिया। आंदोलनकारियों ने पूरे राज्य में आंदोलन फैलाने की धमकी दी है।
आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। आप मजबूती से करें और उसको पूरा करके ही यहाँ से जाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के इस बयान से साफ है कि गुर्जर आंदोलनकारी आरक्षण की मांग से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। राज्य सरकार से पहले दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद आंदोलनकारियों ने रविवार को प्रदर्शन तेज कर दिया। आरक्षण को लेकर हम यहाँ पे जाम लगा रहे हैं। सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से हमने यहाँ पे खूब वार्ता की है, इसका कोई सफल समाधान नहीं हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पे हम लाटे बाटी जंग भी लड़ेंगे। अभी हमारे समाज के 72 लोग शहीद हुए, हम 7200 भी होंगे, हम 72,000 भी होंगे। आरक्षण हमारा कहीं से हम लेकर रहेंगे। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच दूसरे दौर की संभावित बातचीत पर असमंजस बरकरार है। राज्य सरकार ने सरकारी संपत्ति नष्ट करने, रेल और सड़क मार्ग बाधित करने के आरोप में राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैसला समेत करीब 2000 गुर्जर आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरकार का कहना है कि आंदोलनकारियों से आज फिर से बातचीत होगी, जबकि गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकार के पास बातचीत के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं। गुर्जर आंदोलन के बारे में राजस्थान की सरकार उस दिशा में काम कर रही है और बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये आंदोलन खत्म होगा और जो उनकी मांगे उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट चर्चा कर रही है। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने दौसा जिले में सिकंदरा के निकट जयपुर आगरा राजमार्ग को बाधित किया। वहीं सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर राजमार्ग छानगांव के निकट प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। दोनों राजमार्गों पर सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं रोक दी गई हैं। इधर दिल्ली मुंबई ट्रैक पर आंदोलनकारियों के जमा होने पर चौथे दिन भी रेल यातायात पर असर पड़ा। सड़क और रेल मार्ग बाधित होने से मुसाफिर खासे परेशान हैं। आंदोलन वाले इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से गठित समिति ने देश में सूचनाओं के स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। समिति ने इसे संतोषजनक नहीं बताया। सीआईसी समिति ने सरकार से कहा कि मंत्रियों के घरेलू और विदेश दौरों के खर्च का ब्यौरा स्वेच्छा से सार्वजनिक होते रहना चाहिए और ऐसी जानकारियों को लगातार अपडेट भी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर आए खर्च संबंधी सूचना सार्वजनिक करने से पीएमओ की मनाही के बाद सीआईसी समिति ने सुझाव दिए हैं। समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि हर तिमाही पर इन खर्च ब्यूरो को अपडेट किया जाना जरूरी है। समिति के मुताबिक वीवीआईपी और मंत्रियों के दौरे का खर्च सार्वजनिक करने के सीआईसी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी और लू की चपेट में है। गर्मी और लू से अब तक 432 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बुरा हाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। भीषण गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। वैसे तो पूरा देश तपती गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं, जहां कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। आंध्र प्रदेश में अब तक 246 लोगों की जानें जा चुकी हैं। रविवार को मरने वालों की तादाद 84 रही। सबसे ज्यादा बुरा हाल प्रकाशम जिले का है, जहां अब तक 57 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। टेम्परेचर डिग्री इज वेरी 45, 46. Day by day it is increasing, decreasing, and it is lying between 45 and 46. So because of this, we are not able to came out and enjoy. तेलंगाना में कल लू से 58 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक गर्मी और लू की चपेट में आकर 186 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा बुरा हाल नालगोंडा जिले का है, जहां 55 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं खम्माम जिले में 43 और महबूबनगर जिले में 23 लोग मारे गए हैं। राज्य सरकार हालात से निपटने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सजेस्ट कर सकते हैं इमीडिएटली गवर्नमेंट से खाली वो लोगों को क्या करना, कैसे रहना, ज्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना, थोड़ा छो में रहना, अच्छे ठंडे पीते रहना, वही सजेशन दिए। ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट भी दिए, सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वहीं उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में रविवार का दिन काफी गर्म रहा और पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म इलाहाबाद रहा, जहां तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंच गया। वहीं ताजनगरी आगरा में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। ओडिशा में भी कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। गर्मी तो अत्यंत बहुत ही भयंकर पड़ रही है और पतन बहुत भयंकर है। तपन जो है
इससे हम लोग बहुत ही मतलब इस प्रकार की गर्मी हमने अभी दिल्ली में हम रहे वहाँ भी इस प्रकार की गर्मी नहीं पड़ रही थी, हरियाणा में थे, लेकिन जिस वैसे बनारस में गर्मी इस प्रकार की गर्मी हम कहीं देखे नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे। फिलहाल मॉनसून काफी दूर है, हालांकि राहत की बात यह है कि मॉनसून तय समय से दस्तक देगा। The situation will continue for another few days. People are advised to be cautious and not to go out into the open areas. देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी से पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में 5 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से काली गंडक में बनी कृत्रिम झील से इन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भूस्खलन की वजह से म्याग्दी जिले में काली गंडक की नदी रुक गई है, जिससे वहां एक गहरी झील बन गई है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक पानी का स्तर 200 मीटर तक चढ़ गया है। काली गंडकी नदी में कोई भी टूट होने पर जल स्तर के बढ़ने की आशंका है। हालांकि कृषि विभाग के आकलन के मुताबिक अभी इस झील से कोई बड़ा खतरा नहीं है। काली गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर इलाके से प्रवेश करती है। नेपाल में नदी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। और बिहार के गया में जीटी रोड पर नक्सलियों ने 32 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आए नक्सलियों ने पहले लोगों को गाड़ियों से उतारा और फिर गाड़ियों में आग लगा दी। ड्राइवरों ने वहां से भागकर किसी तरह से जान बचाई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। घटना से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। 2 दिन के बिहार झारखंड बंद को लेकर नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी की कोशिश, बात इंसानियत की, जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकल पा रहे। घंटों की मेहनत और मुआवजे के नाम पर चंद रुपए। कहानी जंगल के रखवालों की। सोलिगा वैसे तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनके मुख्य कुल देवता महादेश्वर हैं। सफर लहरों की सौदागरों के साथ। अब मछली पकड़ना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच चल रहा परमाणु विवाद पर सहमति बनती नजर आ रही है। ईरान संयुक्त राष्ट्र को अपने परमाणु संयंत्रों को सीमित निरीक्षण की इजाजत देने के लिए राजी हो गया है। हालांकि इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। ईरान के इस कदम से विवादित परमाणु कार्यक्रम के संबंध में पश्चिमी देशों के साथ भविष्य में समझौते की संभावनाएं और मजबूत होती दिख रही हैं। ईरान और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल भविष्य के समझौते के मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए 26 मई को वियना में मिलेंगे। ईरान को दुनिया के 5 ताकतवर देशों के साथ मिलकर 30 जून तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई फैसला करना है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी होनी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में 4 टेस्ट मैच खेलेगी। ये 4 टेस्ट मैच दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और नागपुर में खेले जाएंगे। बीसीसीआई के दौरा और कार्यक्रम समिति ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। इस सीरीज में 4 टेस्ट के अलावा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 वनडे और 3 टी20 मुकाबले भी खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे मैचों का आयोजन चेन्नई, कानपुर, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, राजकोट और मुंबई में कराया जाएगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का आयोजन स्थल अभी तय नहीं है। ये मैच इंदौर या ग्वालियर में हो सकता है। वहीं टी20 मैच कोलकाता, मोहाली और धर्मशाला में खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैच खेलेगी, जो पुणे, विशाखापट्टनम और दिल्ली में होंगे। मैचों की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस साल मुंबई इंडियंस के सिर पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का ताज सजा। मुंबई दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी है। कल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने चेन्नई के सामने 203 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। कप्तान रोहित शर्मा और लायनल सिमंस ने दूसरे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी की। दोनों ने अर्धशतक लगाया और आखिर में पोलार्ड और अंबाती रायडू की पारियों ने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया।
पोलार्ड और रायडू ने 36-36 रन की धुआंधार पारी खेली। विराट लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के रणबांकुरे 20 ओवर में 161 रन ही बना सके। मुंबई के हरभजन और मलिंगा ने 2-2, मैक्लेगन ने 3 विकेट लिए। 26 गेंद पर 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। मुंबई इंडियंस की टीम 2013 में भी खिताब जीतने में कामयाब रही थी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप मिली। वार्नर ने 7 हाफ सेंचुरी की मदद से टूर्नामेंट में 562 रन बनाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रावो को 17 मैचों में 26 विकेट चटकाने के लिए पर्पल कैप मिली। नोबेल पुरस्कार विजेता और गणितज्ञ जॉन नैश और उनकी पत्नी एलिसिया की कार हादसे में मौत हो गई है। नैश को 1994 में अर्थशास्त्र की गेम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता रसल क्रो ने शोक जाहिर किया है। जॉन नैश के जीवन पर ब्यूटीफुल माइंड फिल्म भी बनी थी। अर्थशास्त्र की गेम थ्योरी देने वाले गणितज्ञ जॉन नैश ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए कार हादसे में उनकी पत्नी एलिसिया की भी मौत हो गई। 86 साल के जॉन नैश को 1994 में गेम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों को पूरे विश्व की महान बौद्धिक संपदा बताया। जॉन नैश के जीवन पर बायोपिक ब्यूटीफुल माइंड बनी थी। I'm hoping to extract an algorithm to define their movement. इस फिल्म में गणित के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और दिमागी बीमारी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को दिखाया गया था। Destroy the potential for authentic creativity. Oh, okay, I didn't know that. Nash is going to stun us all with his genius. इस बीमारी में मरीज वास्तविक दुनिया और अपनी कल्पना से बनाई आभासी दुनिया के बीच अंतर नहीं कर पाता। फिल्म में एलिसिया के साथ उनके खूबसूरत रिश्ते को भी दिखाया गया है। No starch. Pressed and folded. इस फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता रसल क्रो ने ट्वीट किया है, ब्यूटीफुल माइंड सदा के लिए विदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रतियोगिता की। स्वीडन के मेन जैम्जलो ने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीत लिया है। रविवार को वियना में हुए फाइनल में उन्होंने रूस और इटली के प्रतियोगियों को हरा दिया। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में स्वीडिश गायक मेन्स जैम्जलो की जीत का जश्न स्वीडन ने कुछ इस अंदाज में मनाया। दुनिया के इस सबसे बड़े म्यूजिक शो को जीतने की खुशी का खुमार रविवार को पूरे स्वीडन पर सर चढ़कर बोला। फाइनल में 28 साल के स्वीडिश गायक मेन्स जैम्जलो ने वी आर द हीरो ऑफ आवर टाइम गीत गाया। I think that we all are heroes, no matter who we are or who we love or what we believe in, and I think that I just think that we should stand up for the weaker in the society and make them stronger. रूस की गायिका पोलिना गैगारिना ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने अ मिलियन वॉइसेस गीत गाया। करीब 6 दशकों से चली आ रही इस प्रतियोगिता में स्वीडन 6वीं बार विजेता बना है। इटली प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त को उनकी फिल्मों के जरिए। देखा दोस्त, जिंदगी ने क्या खूबसूरत करवट बदली है। ऊंचा लंबा कद, अब तुम्हारी जान हमारे रहमो करम की मोहताज है। दमदार आवाज और दूसरों की जिंदगी एक खेल, एक तमाशा, एक खिलौना। व्यक्तित्व में सौम्यता था, अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की और डॉक्टर बना। सुनील दत्त की शख्सियत को कुछ यूं बयां किया जा सकता है। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर करियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म से आगाज किया। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म के साथ ही सुनील दत्त के सिने करियर की गाड़ी भी चल निकली और 1957 के दशक में आई मदर इंडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोद लिया, अपने पसीने से खेत सींचे, भूखे पेट लाकर ये फसल खिला दी। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। सुनील दत्त ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा जैसी यादगार फिल्में भी हैं। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई पड़ोसन फिल्म में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। भोले भाले डब्बू प्रेमी की उनकी भूमिका भी यादगार रही। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत। सुनील दत्त ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर दिल को छू लेने वाली फिल्मों के निर्माण और निर्देशन भी किए। दहेज प्रथा की बुराई पर उन्होंने ये आग कब बुझेगी बनाई, तो कैंसर जैसी गंभीर रोग पर उनकी फिल्म दर्द का रिश्ता आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देती है। तुम जब आते हो अब के बरस देखे क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। यूपीए 1 की सरकार में वो 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। सन 2003 में वो आखिरी बार मुन्ना भाई MBBS में अपने बेटे संजय दत्त के साथ रुपहले पर्दे पर दिखे। 25 मई 2005 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री का आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, दुनिया को है मालूम कौन दे रहा है आतंकवाद को शह। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने तेज किया आंदोलन। कई राजमार्गों को किया बाधित। दूसरे दौर की बातचीत को लेकर असमंजस। केंद्र सरकार को जल्द मामला सुलझने का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। ओपन कैबिनेट में केजरीवाल सरकार पेश करेगी 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा। बिहार के 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। नेपाल में भूस्खलन से काली गंडक में बनी कृत्रिम झील। किसी भी हालात से निपटने को तैयार प्रशासन। देश के ज्यादातर हिस्से गर्मी और लू की चपेट में। अब तक 432 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।